बच्चों सबको नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, पिछली क्लास में आपको हमने पोयम पढ़ाई थी और पोयम का नाम था द विंड, माने हवा। ए हवा जरा तू इतना तो बता कि क्यों तो आती है इतनी तेज, फेंक देती है हमारी किताबों को, दर दर बजाती है हमारे किवाड़ों को। तो हमने बच्चों उस कविता का सेंट्रल आइडिया लास्ट में हमने सिर्फ ये निकाला कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ताकतवर होना पड़ेगा, तभी ताकतवर लोग आपको दोस्त बनाएंगे। इसीलिए बच्चों, जो आइडियल मैन होता है, आदर्श व्यक्ति क्या होता है, तो कवि दिनकर कहते हैं कि आदर्श मनुष्य जातुधान होता है अपने तन से, सहनशीलता क्षमा दया से युक्त महात्मा मन से। मतलब बच्चों यह है कि आदर्श मनुष्य शरीर से राक्षस होता है लेकिन मन से महात्मा होता है। समझ में आ गया है? मेंटली वो कैसा होता है? वो दयालु होता है, काइंड होता है। और फिजिकली वो क्या होता है बच्चों? वो होता मॉन्स्टर, वो होता डेविल। यानी आदर्श मनुष्य जातुधान होता है अपने तन से और सहनशीलता क्षमा दया से युक्त महात्मा मन से। आदर्श मनुष्य वह होता है जो शरीर से राक्षस होता है लेकिन मन से संत होता है। तो उस कविता की बच्चों सारांश वाली अंतिम जो बात यही है, हवा के माध्यम से हवा का मानवीकरण करके कवि हमको ये पैगाम देना चाहता है। द पोएट वांट्स टू कन्वे द मैसेज टू द रीडर्स। कवि पाठकों को ये पैगाम देना चाहता है क्या? इफ यू वांट टू बी फ्रेंड विद द पावरफुल, यदि ताकतवर लोगों के साथ में दोस्ती करने की इच्छा है तो यू मस्ट बी पावरफुल एट फर्स्ट। तो पहले आपको क्या होना पड़ेगा? पहले आपको खुद को पावरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि दोस्ती बराबर वालों के बीच में होती है, ऐसे थोड़ी दोस्ती होती है। तो बच्चों वो बात तो अपनी जगह थी और जानते हैं आप, मंजिलें अपनी जगह हैं और रास्ते अपनी जगह हैं। अब वो पाठ तो खत्म हो गया है। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू लेसन। आज बच्चों नया लेसन शुरू कर रहे हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ द लिटिल गर्ल, माने नन्ही सी लड़की। द लिटिल गर्ल माने नन्ही सी लड़की। यहां बच्चों एक तत्व की बात समझा देता हूं आपको जो बहुत डीप है, बहुत गहरी, बहुत छोटी है, बहुत तुच्छ है। तुच्छ तो इसलिए है क्योंकि वो छोटी सी बात है, और गहरी इसलिए है कि वो छोटी सी है लेकिन वो आपको आती नहीं होगी, और अगर आती भी होगी तो कभी मेरे मुंह से सुनी होगी। अगर किसी बच्चे को याद होगी तो इंप्रूव करें बच्चों अपनी नॉलेज को। देखो बात तत्व की बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है? ये जी है ना बच्चों, इसको हम जय बोलते हैं और इस जय को बच्चों हम गय बोलते हैं। ठीक है? अब देखना क्या है, जैसे मान लो आपको लिखना है गेट, तो ऐसे ही तो लिखोगे आप गेट। बोलो मैंने सही कहा जी गलत कहा? अगर आपको लिखना है गेट तो आप लिखोगे ऐसे ही गेट। और बताओ, गेट में दरवाजा होता है। गेट यानी क्या होता है बच्चों? दरवाजा होता है। ओके। और देखो आप, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। खेल को क्या बोलते हैं? गेम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अगर आपको लिखना है बच्चों गेम, तो बताओ ऐसे लिखोगे? तो आपने इसको पढ़ा क्या? गए पढ़ा ना। अगर किसी का नाम गणेश है तो कैसे लिखोगे? यूं ही तो लिखोगे ना, गणेश। तो बताओ इसको आपने पढ़ा क्या? बच्चों इसको आपने गए पढ़ा। क्लियर है? अब जरा मैं जो तत्व की बात बताने वाला हूं वो क्या है बच्चों? जी के बाद में जब भी आई आएगा, ध्यान देना, या ई आएगा या वाई आएगा, तो इसे जय पढ़ा जाएगा। कैसे? जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे रजिस्टर। बोलो क्या पढ़ा? इसको जय पढ़ा ना, रजिस्टर। उसी तरीके से ई का उदाहरण देता हूं, जैसे जेंडर। बोलो, इसको जेंडर नहीं पढ़ी है, जेंडर पढ़ा ना आपने। उसी तरीके से बच्चों उदाहरण देता हूं, GYM, जिम। जिम पूरा नाम होता है जिम्नेशियम, माने व्यायामशाला, शॉर्ट में जिम। तो बताओ इसको जय पढ़ा है ना, जिम तो नहीं पढ़ा ना आपने। अब बच्चों ये तो हुई बात, यानी जब भी जी के बाद में आई ई और वाई आएगा तो जी का उच्चारण जय होगा, ग नहीं होगा, कतिपय अपवादों को छोड़कर। अब बच्चों वो जो अपवाद हैं वो कौन कौन से हैं जरा देखना।
पहला शब्द है GET, गेट। कायदे से इसको जेट पढ़ना चाहिए था। जो नियम मैंने बताया उस नियम के अकॉर्डिंग तो बच्चों इसको आपको क्या पढ़ना चाहिए था? उस नियम के अकॉर्डिंग तो बच्चों आपको इसे क्या पढ़ना चाहिए था, जरा बताओ? इसे जेट, लेकिन आपने पढ़ा गेट, एक अपवाद हमारा। अब गेट से संबंधित एक शब्द हो रहा है फॉरगेट, फॉरगेट या फॉरगेट। एक होता है बच्चों टारगेट, तो जहां जहां गेट आ रहा है वहां वहां पर ये बात लागू हो रही है। दूसरी देखो, एक शब्द है बच्चों गर्ल, जो कि आपकी किताब में आया लिटिल गर्ल, तो इसको जर्ल नहीं पढ़ा हमने, है ना, गर्ल पढ़ा। और देखो, अब देखो बच्चों एक शब्द बताता हूं आपको, जैसे फिंगर, ये है फिंगर यानी अंगुली होती है। ऐसे होता है एंगर, एंजर नहीं होता, एंगर होता है। क्लियर है? एक शब्द लिखना बच्चों GIFT, गिफ्ट यानी क्या होता है? उपहार होता है। GIFT गिफ्ट यानी क्या होता है? उपहार होता है। तो बच्चों गेट, गर्ल, गिफ्ट, फिंगर, एंगर को यदि छोड़ दिया जाए, इन अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो बच्चों अन्यत्र सर्वत्र ऐसा ही होता है। ठीक है? एक अपवाद इसका और है, वो अपवाद है बच्चों ये आता है जो महिला प्रसूति रोग विशेषज्ञ, गाइनोकोलॉजी, इस तरीके का ये जो गाइनोकोलॉजी संबंधी शब्द है, तो इसको क्या पढ़ना चाहिए? जय पढ़ना चाहिए, लेकिन इसको हम घर पढ़ते हैं। तो जो गाइनोकोलॉजिस्ट होता है, जो महिला रोग विषय, जो स्त्रियों की विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं होती है, उसे आप गाइनोकोलॉजिस्ट ऐसा कुछ कहते हैं। ठीक है? तो जो मेरे को कहना है आपको सिर्फ वो ये है बच्चों कि गाइनोकोलॉजिस्ट अपने आप में एक शब्द है, एक गेट है, एक गर्ल है, एक गिफ्ट है, एक फजेट है। टारगेट देखो, गेट, फजेट, टारगेट, इनको तो एक में गण लो। फिर एक गर्ल आ गया, गिफ्ट आ गया, फिंगर, एंगर, और एक गाइनोकोलॉजिस्ट। तो बच्चों इन अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए, जिनकी संख्या बहुत कम है, खींच के 10 मान लो। अगर कोई गलती से कोई मेरे से छूट भी गया, वो घर पकड़ में आ जाएगा, तो इससे संख्या नहीं बढ़ेगी। ये इतने ही है, आप इसके अलावा कोई दूसरे आएंगे ही नहीं। तो बच्चों आप ये देखो, इन अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो जी को अन्यत्र सर्वत्र क्या पढ़ा जाता है? जय पढ़ा जाता है। यदि जी के बाद आई आ रहा, तो पहली बात समझ में आ गई। द लिटिल गर्ल यानी छोटी सी लड़की, छोटी सी बच्ची। अब इसमें क्या होता है बच्चों? बिफोर यू रीड, उससे पहले कि आप इस पार्ट को पढ़ो, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? देखो बच्चों, क्या आपको ऐसा लगता है? क्या बोला मैंने? क्या आपको ऐसा लगता है? बताओ, तुमको ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? कैसा? कि अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारे मम्मी पापा को अब तुम बेहतर समझने लग गए हो, या अब तुम अपने मम्मी पापा को बेहतर समझ रहे हो? क्या कहा मैंने? ध्यान देना बच्चों, सेंटेंस क्या है? आर यू फीलिंग? क्या आप महसूस कर रहे हो? क्या कहा मैंने? आर यू फीलिंग। तो बच्चों आप जानते हो, मैंने आपको कहा कि ये जो फील है ना, ये वर्ब, इसमें आईएनजी नहीं जुड़ता है। ये ज्ञानेंद्रियों से संबंधित क्रिया है। फील यानी महसूस करना। तो बच्चों महसूस करने के लिए हमको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो तो अपने आप महसूस हो जाता है। जो काम अनायास होते हैं उनमें आईएनजी नहीं जुड़ता, लेकिन जो सायास होते हैं उनमें आईएनजी जुड़ता है। तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? इसको प्रेजेंट सिंपल में लाओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो यहां तो डू आ जाएगा, और डू के साथ तो आप जानते हो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, या एनजी कट गया। बोलो, पहली बात समझ में आ गई? डू यू फील दैट यानी क्या आपको ऐसा लगता है कि, या क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हो? हिंदी में चाहे कर रहे हो बोल दो, पर अंग्रेजी में आईएनजी लगेगा नहीं। तो आर यू फीलिंग ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? डू यू फील यू आर नोइंग योर पेरेंट्स बेटर? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जान रहे हो अब किनको? यू आर नोइंग योर पेरेंट्स, ठीक है, बेटर। क्या कहना चाहता हूं मैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपने मम्मी पापा को या अपने माता पिता को जान रहे हो अधिक बेहतर, पहले से? ठीक है, पहले से अधिक बेहतर आप अपने मम्मी पापा को जान रहे हो। क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? यानी क्या आप यू आर नोइंग, यानी क्या आपको ऐसा लगता है या लग रहा है कि अब आप अपने मम्मी पापा को पहले से ज्यादा बेहतर जान पा रहे हो? तो बच्चों जान पा रहे हो, हिंदी अनुवाद तो चल जाएगा, लेकिन यहां भी क्या होगा? आर हटेगा, क्योंकि अपने को इसको प्रेजेंट सिंपल बनाना है। आईएनजी हटेगा। अब यू बताओ कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो बताओ ऐसे एस जोड़ू या नहीं जोड़ू? नहीं जुड़ेगा।
तो शुद्ध वाक्य बन गया यू नो योर पेरेंट्स बेटर, कि तुम अपने माता पिता को जानते हो बेहतर। यू नो योर पेरेंट्स बेटर, तुम जानते हो अपने माता पिता को बेहतर। क्या आपको ऐसा लगता है कि अब तुम अपने माता पिता को बेहतर जानने लगे हो? देन, कब से? व्हेन यू आर मच यंगर। देन यानी की तुलना में, व्हेन यू वर जब तुम थे, क्या थे तुम? मच यंगर, जब तुम बहुत छोटे थे। ध्यान देना, जब तुम बहुत छोटे थे, व्हेन यू वर मच यंगर, जब तुम बहुत छोटे थे, नादान थे, तब से अब। क्या आपको ऐसा लगता है 10वीं में आ गए हो बच्चों, तुम 9वीं में आ गए हो? जब तुम बहुत छोटे थे तो क्या तुमको अपने मम्मी पापा को आप जितना समझते थे और उनके कुछ कार्यों को देख करके आप परेशान हो जाते थे, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उन सवालों के जवाब आपको स्वतः ही मिल गए हैं, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है? ये लेखिका है बच्चों, इसका नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड। ये बच्चों बहुत ही फेमस राइटर है कैथरीन। क्या बोला? कैथरीन मैन्सफील्ड। ये बच्चों बहुत ही फेमस राइटर है, ऑथर है, तो इसको आप ऑथरेस है तो इसका नाम याद रखना चाहिए। कैथरीन मैन्सफील्ड नाम की जो लेखिका वो कहती है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अब तुम अपने मम्मी पापा को पहले से बेहतर जानने लगे हो? कब से? देन यू आर मच यंगर। देन यू आर मच यंगर का मतलब होता है देन माने की तुलना में, जब तुम बहुत छोटे थे। यानी जब तुम बहुत छोटे थे तब की तुलना में, समझ गए? यानी क्या तुमको ऐसा लगता है कि तुम अपने माता पिता को जब बहुत छोटे थे तब से अब बेहतर समझने लगे हो? तो बच्चों यहां एक राज की बात और है। वो बात क्या है जरा ध्यान देना। मच यंगर, ध्यान देना, बहुत गंभीर बात है, बहुत ही गंभीर बात है। ऐसी गंभीर बात है जैसे सतसैया के दौरे, जो नावक के तीर, और देखन में छोटे लगे परंतु घाव करे गंभीर। तो बच्चों मच यंगर, अब लिखता हूं देखना, फार, FAR, फार यंगर, ठीक है। और अब लिखता हूं बच्चों मोर यंगर। अब मुझे बताओ मैं क्या समझाना चाहता हूं? मैं बच्चों ये समझाना चाहता हूं कि यंग एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। यंग एडजेक्टिव होता है और यूथ क्या होता है? नाउन होता है। अब बच्चों यंग एडजेक्टिव है तो ये पॉजिटिव डिग्री है, इसकी कंपेरेटिव डिग्री ER लगाएंगे। यंग यानी छोटा होता है, यंगर यानी छोटा होता, अधिक छोटा होता है, और यंगेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा छोटा होता है। तो बच्चों हमने क्या निष्कर्ष निकाला? यंग एक एडजेक्टिव है। और क्या निष्कर्ष निकाला? यंग एक सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव है। कैसे? सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव वह होता है जिसके अंत में ER तथा EST जोड़ करके रेस्पेक्टिवली उसकी कंपेरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। लेकिन बच्चों यदि ये डबल सिलेबल वाला एडजेक्टिव होता, जैसे ब्यूटीफुल, तो ऐसे थोड़ी बनाओगे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, ऐसे नहीं कर सकते आप। क्या करना पड़ेगा? ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, वह कक्षा की किसी भी अन्य लड़की से ज्यादा खूबसूरत है, तो हमने मोर ब्यूटीफुल बोला। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ अवर कॉलोनी, वो हमारी कॉलोनी की सबसे खूबसूरत लड़की है। तो कॉलोनी की सबसे खूबसूरत यानी सबसे तुलना करके आपने इसको सुपरलेटिव बना दिया। तो बच्चों आपने मोस्ट ब्यूटीफुल का प्रयोग किया। मुझे समझाना यह है कि सिंगल सिलेबल वाला जो एडजेक्टिव होता है उसके अंत में ER तथा EST जोड़ करके क्रमशः उसकी CD माने कंपेरेटिव तथा SD माने सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। बट इफ द एडजेक्टिव, लेकिन अगर एडजेक्टिव कैसा है? सिंगल सिलेबल वाला नहीं होकर के मोर देन वन सिलेबल वाला है। इफ द एडजेक्टिव इज ऑफ मोर देन वन सिलेबल, एकाधिक सिलेबल वाला है, एकाधिक स्वर ध्वनियों वाला है, जैसे ब्यूटीफुल है, पॉपुलर है, वेल नोन है, तो ऐसे एडजेक्टिव जो होते हैं बच्चों, इनमें आप क्या करते हैं? इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, है ना, तो उसमें आप मोर लगाते हैं, मोस्ट लगाते हैं। एक बात तो ये समझ में आ गई। अब बच्चों हमें ये समझाना है कि ये कंपेरेटिव डिग्री है। ध्यान दो, कंपेरेटिव डिग्री के पहले मच का प्रयोग करना बिल्कुल सही माना जाता है। क्लियर है?
ध्यान दो, कंपेरेटिव डिग्री के पहले फार का प्रयोग करना बिल्कुल सही माना जाता है। चेतक वाज फार सुपेरियर देन एनी अदर हॉर्स या एनी अदर हॉर्सेज ऑफ हिज टाइम। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? यहां मैंने हिज का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि कभी कभी हम बच्चों इसको मस्क्यूलाइन में प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि चेतक अपने जमाने के सारे घोड़ों से क्या था? बेहतर था। तो मैंने फार सुपेरियर का प्रयोग किया। चेतक वाज फार सुपेरियर, ठीक है। चेतक वाज फार सुपेरियर देन मेनी अदर हॉर्सेज, यानी बहुत सारे अन्य घोड़ों से ज्यादा श्रेष्ठ कौन था? महाराणा प्रताप का चेतक था। चेतक तो बच्चों आपको पता हल्दी का टीम क्या करता था? धूम मचाता था, है ना। तो राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो ऐसा था वो हमारा। एनीहाउ, अब बच्चों मेरे को क्या समझाना है? मुझे ये समझाना है जैसे बच्चों मोर और यंगर, ये बच्चों गलत, ये गलत, ये परीक्षा में आता है। ध्यान दो, IAS RAS जैसे बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है सवाल, क्या? डबल कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। यानी मोर भी आ रहा है, यंगर भी आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा शिल्पा शेट्टी इज मोर टालर देन राज कुंद्रा। शिल्पा शेट्टी इज मोर टालर देन राज कुंद्रा, माने शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा से ज्यादा ऊंची है, लूठी है, हाइट में ज्यादा है। तो बच्चों टॉलर का प्रयोग जब मैंने कर दिया तो मैं मोर का प्रयोग नहीं कर सकता हूं। मोर और टॉलर दोनों एक साथ नहीं आ सकते। फिर आप कहोगे कि सर ये बताओ फिर ये मच क्यों आ रहा है? फिर आपका सवाल ये होगा कि सर फिर ये बताओ फार क्यों आ रहा है? आ रहा है तो आ रहा है, क्यों आ रहा है ये छोड़ दो। सिर्फ इतना याद रखो कि कंपेरेटिव डिग्री के पहले मच का प्रयोग करना बिल्कुल सही माना जाता है। यह भी याद रखो कि कंपेरेटिव डिग्री के पहले फार का प्रयोग करना भी सही माना जाता है, मोर का प्रयोग गलत माना जाता है। वजह सुनो, जानना ही चाहते हो तो देखो बच्चों, मच, मोर, मोस्ट। तो देखो ये मोर है ना, ये कंपेरेटिव डिग्री है। मच पॉजिटिव डिग्री है। फार, फार क्या होता है? फर्दर, फारदेस्ट, तो ये पॉजिटिव है। ये जो दोनों डिग्री, ये दोनों शब्द हैं बच्चों, ये पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं, पॉजिटिव डिग्री के सूचक हैं। इससे कहां प्रॉब्लम आ रही है? इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो बच्चों क्या निष्कर्ष निकाला आपने? डबल कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करना हमेशा गलत माना जाता है। जैसे बच्चों मैंने आपको डबल कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग उदाहरण दे दिया, आप दूसरा उदाहरण और देते हैं हम। ये पेन है बच्चों, एक तलवार है। बताइए मुझे, तलवार में ज्यादा ताकत होती है या पेन में ज्यादा ताकत होती है? तो बच्चों सब जानते हैं। कवि दिनकर ने कविता लिखी है, कविता का नाम क्या? कलम और तलवार। वो कहते हैं कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। इंग्लिश में एक कहावत है, ए पेन इज मोर माइटियर देन ए स्वॉर्ड। अब बच्चे मोर गलत लगाया ना मैंने, क्योंकि माइटी, माइटियर, माइटीएस्ट हो गया। तो आपको कहना पड़ेगा ए पेन इज माइटियर देन ए स्वॉर्ड। एक कलम एक तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। इसीलिए तो बच्चों कलम की ताकत को क्या माना गया है? सबसे पावरफुल ताकत माना गया है। आपको पता अकबर इलाहाबादी क्या कहता है? अकबर इलाहाबादी नाम का एक शायर कहता है, शायर जो है वो कहता है कि खींचो न कमान हो तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अखबार माने कलम की ताकत। अगर आपके सामने तोप है तो तोप का मुकाबला किससे करो? अखबार से करो। अखबार का मतलब क्या? कलम की ताकत से करो। तो कलम के अंदर बच्चों बड़ी ताकत होती है, और कलम की ताकत से ही एक व्यक्ति क्या बनता है? हमारे देश का प्रधानमंत्री बनता है। इस कलम की ताकत से एक जना जिला कलेक्टर बनता है। इस कलम की ताकत से कुछ आका हमारे ऊपर बनते हैं, कुछ हमसे नीचे बनते हैं। तो ये कलम बच्चों भविष्य में इस बात को तय करेगी कि तुम्हारा मुकाम क्या होगा। तो इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक।
अपनी अपनी बात जो थी बच्चों वो जहां छूट गई थी वहां से आगे बढ़ेगी। तो बच्चों हम कह रहे थे कि डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपने माता पिता को अब बेहतर जान रहे हो देन व्हेन यू वर मच यंगर, माने जब तुम बहुत छोटे थे तब की अपेक्षा। जब तुम बहुत छोटे थे तब की अपेक्षा तुम अपने माता पिता को और ज्यादा बेहतर जान रहे हो, क्या तुमको ऐसा लगता है? बताओ तुम्हें कैसा लगता है? Perhaps you now understand, बहुत अच्छी बात है बच्चों। Perhaps now you now understand, शायद बच्चों अब तुम इस बात को समझ पा रहे हो। कौन सी बात को? कई माता पिताओं के ऐसे काम रहे होंगे जो आपको अपसेट किया करते होंगे, लेकिन बच्चों अब उन सवालों के जवाब तो तुम्हें मिल गए होंगे और लगता है कि अब आपको ऐसी कोई माता पिताओं का ऐसा कोई काम या उनका नहीं होगा जो कि आपको अपसेट करता होगा। अब तो बिल्कुल तुम संयत संतुलित हो गए होंगे। तो बच्चों सेंटेंस हमारा जो था वो बड़ा वीआईपी से बहुत अच्छा सेंटेंस था। परहैप्स ये नहीं होता है बच्चों शायद, ठीक है? परहैप्स और शायद। एक राज की बात और बता देता हूं। जिस वाक्य में परहैप्स आ जाएगा, क्या बोला बच्चों? जिस वाक्य में परहैप्स आ जाएगा उसमें क्या नहीं आएगा? उसमें मे मॉडल का प्रयोग कभी नहीं होगा, बल्कि उसमें मे की जगह विल मॉडल का प्रयोग होगा। कैसे? जैसे परहैप्स, ठीक है? परहैप्स शी मे कम टुडे। अब बोलो क्या बोला मैंने? परहैप्स शी मे कम टुडे, शायद वह आज आ सकती है। अरे बच्चों ये बताओ शायद यानी क्या होता है? असमंजस। असमंजस का मतलब कोई काम हो भी सकता है, कोई काम नहीं भी हो सकता है, ये शायद। और मे का मतलब क्या होता है? असमंजस, पॉसिबिलिटी, संभावना। इसलिए परहैप्स शी मे को काट के क्या कीजिए? परहैप्स शी विल कम टुडे, शायद वह आ जाएगी। हिंदी में कोई ऐसे बोलता है क्या कभी कि शायद वह आ जा सकती है? जब शायद लगा दिया है तो सकती है नहीं आएगा, आपको कहना पड़ेगा शायद वह आ जाएगी, शायद वह आज आएगी। समझ गए? जिस वाक्य में परहैप्स आ जाएगा उसमें मे मॉडल का प्रयोग भूल करके भी मत कीजिएगा। आ गई ये बात समझ में? अब आज हम दूसरी बात समझाते हैं। ऐसी बातें बच्चों ज्ञान गंगा है, इनके इसको आपको क्या करना चाहिए? मैं जो बातें बताता हूं इसको सीपी की तरह, बल्कि मोती की तरह एक एक बातों को आपको चुनना चाहिए और अपना जीवन क्या करना चाहिए? सार्थक बनाना चाहिए। अब आप देखो बच्चों, मैंने आपको ये कहा कि परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजंस। देखो बच्चों मैंने आपको कहा यू आर नाउ अंडरस्टैंडिंग। क्या बोला? यू आर नाउ अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या कहा मैंने? कि शायद अब आपको समझ में आ रही है वो तमाम वजह हैं। अब आपको समझ में आ रही है वो तमाम वजह। क्या आ रही है बच्चों? वो तमाम वजह शायद आपको अब समझ में आ रही है। दो तीन शब्द अपने साथ ऐसे हैं बच्चों, जैसे सुनो, ये है वजह, ठीक है? एक तरह, एक जगह। इन शब्दों की बीमारी क्या है? इनकी प्रॉब्लम ये है बच्चों, कभी गौर फरमाइएगा इस बात के ऊपर, इन्हें लिखा कुछ और जाता है, बोला कुछ और जाता है। कैसे? अरे भाई कल आप नहीं आए, इसकी वजह, इसकी क्या? कल आप नहीं आए इसकी वजह क्या थी? कल आप नहीं आए इसकी वजह क्या थी? इस तरह, जगह। तो बच्चों आपने क्या देखा? ये है जो है ना, बोलते ही नहीं है हम। ये तीनों शब्द थोड़े बोलने में उच्चारण इसका देखना। आप कभी कोई म्यूजिक वगैरह भी आप सुनेंगे तो तरह को बोला जाता तरह, तरह को बोला जाता तरह, वजह को बोला जाता वजह, जगह को जगह, इस तरीके से बोलते हैं। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने आपको ऐसे ही सुर के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा बात बता दी। तो बच्चों यह मैं ये समझाना चाहता हूं कि यू आर नाउ अंडरस्टैंडिंग, तो आपको कहना पड़ेगा यू नाउ अंडरस्टैंड। क्या मतलब? हिंदी में तो ये कह दो कि शायद अब आप, मतलब हिंदी में तो कह दो कि आप समझ रहे हो, पर अंग्रेजी में से नहीं कहते यू आर अंडरस्टैंडिंग। यू अंडरस्टैंड कहते हैं क्योंकि इस वर्ब का प्रयोग भी
कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता, और यदि हो रहा है तो ऐसे वाक्यों को इंप्रूव करने के लिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट सिंपल में और फ्यूचर कंटिन्यूअस को फ्यूचर सिंपल में बदलना चाहिए। अब देखो बच्चों, परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजंस, यानी शायद अब आपके समझ में आ रही हैं वो वजह। एक नहीं है, कई वजह। शायद अब जो है आप उन वजहों को समझ पा रहे हो, आप उन वजहों को समझ पा रहे हो फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस, उनके कुछ एक्शन, उनकी कुछ करतूतें, उनके कुछ काम जो है वो तब बच्चों आपको बहुत परेशान करते थे कि ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं। लेकिन उम्र के हिसाब से आपको उन बातों की क्या मिल रहे होंगे, उम्र के हिसाब से आपको उन बातों के जवाब मिल गए होंगे। दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर, वो बातें जो तुम्हें क्या करती थी पहले, अपसेट करती थी। अपने माता पिता के कुछ एक्शन, क्या बोला मैंने, अपने माता पिता के कुछ एक्शन, माने उसके जो उनके माता पिता के जो कुछ कार्य थे, जो आप अर्लियर का मतलब क्या होता, पहले क्या किया करते थे, आपको अपसेट कर दिया करते थे। लेकिन अब शायद आपके क्या हो गया है, परहैप्स नाउ यू हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड देयर रीजंस, शायद अब आपने शुरू कर दिया है उनकी वजहों को समझना। आप समझना तो तब भी चाहते थे, लेकिन तब आपकी उम्र इतनी नहीं थी कि आप उन बातों को समझ पाते। लेकिन अब वो बातें आपके समझ में आ रही है, जिसकी वजह से जो है आप अपने माता पिता को लेकर के क्या नहीं होते हो, हैरान नहीं होते हो, परेशान नहीं होते हो। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, ये कहानी बच्चों क्या है, ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की कहानी है। ये कहानी किसकी कहानी है बच्चों, ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की कहानी है। ये एक छोटी सी बच्ची की कहानी, ध्यान दो बच्चों, ये एक छोटी सी बच्ची की कहानी। Whose feelings for her father change, whose मानी क्या होता है, जिसकी, ठीक है बच्चों, फीलिंग्स का मतलब तो जानते हो, whose feelings का मतलब जिसके जज्बात या जिसकी भावनाएं बदल जाती हैं अपने पिता के प्रति। कहां से कहां, फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, यानी बच्चों पहले क्या था, वो अपने बापू से डरती थी, अब अपने बापू को समझने लगी है। एक छोटी सी बच्ची के बारे में यह कहानी, एक छोटी सी बच्ची के बारे में यह कहानी, ठीक है। तो एक ऐसी बच्ची, ठीक है, हुज फीलिंग्स चेंज फॉर हर फादर, जिसकी अनुभूतियां, जिसकी भावनाएं बदल जाती हैं अपने पिता के प्रति। फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझ में आ गया है, यानी अर्लियर अर्थात पहले वो अपने पिता से डरा करती थी, लेकिन अब वो अपने पापा को समझने लगी है। तो पापा से डरने वाली क्या बात है, विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। तो बच्चों यहां विल का प्रयोग हुआ है, विल प्रोबेबली, यहां पर मे का नहीं हुआ है, यहां मे का प्रयोग हो भी नहीं सकता था। मे प्रोबेबली फाइंड नहीं, विल प्रोबेबली फाइंड एन इको। ध्यान दो बच्चों, विल प्रोबेबली, ठीक है, विल प्रोबेबली फाइंड एन इको, ठीक है, इन एवरी होम। तो बच्चों इस कहानी की एक समस्या है, इस कहानी का एक पैगाम है। वो पैगाम क्या है कि एक लड़की है छोटी सी, जो अपने पिता से क्या करती थी, डरा करती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, नाउ शी बिगेन टू अंडरस्टैंड हर फादर, अब वह अपने पिताजी को समझने लगी है। ये बच्चों जो बात है, ये घर घर की कहानी है। विल प्रोबेबली फाइंड, यानी बच्चों ये जो समस्या है, ये जो बात है, ये संभवतः क्या करेगी, विल फाइंड एन इको, अर्थात ये पाएगी, क्या पाएगी बच्चों, ये इको माने होता गूंज। जैसे मैंने यहां से बोला और मेरी प्रतिध्वनि गूंजेगी ना, तो इस बात की गूंज बच्चों आपको घर घर में मिलेंगी, इस बात की गूंज आपको घर घर में मिलेंगी। क्या कि जो छोटे छोटे टाबर होते हैं वो बच्चों क्या करते हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड देयर पेरेंट्स, वो अपने माता पिताओं को नहीं समझते हैं, उनके कुछ एक्शंस को नहीं समझते हैं, और उनकी बातों से बच्चे क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे
अपसेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? छोटे छोटे बच्चे तो अपसेट हो जाते हैं। तो बच्चों इस तरह से आज की बात यहीं समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।